An introduction to stoichiometry, अंडरस्टैंडिंग केमिकल कैलकुलेशंस हमारा आज का ये टॉपिक है। और इससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे शॉर्ट्स शेयर कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर भी और इंस्टा पेज पर भी, जहाँ मैंने स्टोइक्योमेट्री के थ्रू कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वो क्वेश्चन मैंने नेशनल बुक फाउंडेशन की ग्रेड 10 की बुक से लिए थे, लेकिन ये लेक्चर ग्रेड 9 से सेकेंड ईयर के तमाम क्लासेस को कवर करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यू करिकुलम स्टोइक्योमेट्री जो है वो आपके इन चारों क्लासेस में है। 9th में हम इसकी इंट्रोडक्शन पर आते हैं और फिर सेकेंड ईयर तक हम इसको इन डिटेल पढ़ते हैं। तो स्टोइक्योमेट्री आप की ये जो चारों क्लासेस हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम कुछ डिटेल में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे स्टोइक्योमेट्री की, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और उसके रिजल्ट के तौर पर जो हम कैलकुलेशंस करते हैं उन सबको स्टडी करेंगे। सो the basic objective of this lesson is that you will be able to define stoichiometry, you will be able to explain its role in chemical reactions and the importance of balanced chemical equation. इसके अलावा जो molar ratios हैं reactants या products की in a chemical reaction, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और फिर हम कुछ बेसिक स्टोइक्योमेट्री कैलकुलेशंस करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को यूज़ करते हुए, जिसमें हम मोल टू मोल रेशियोज, मोल टू मैस रेशियोज और मैस टू मैस रेशियोज की कन्वर्जन्स सीखेंगे। तो जब हमारा ये लेसन ख़त्म होगा तो आई होप कि आप लोग इन सब चीज़ों से फेमिलियर होंगे और आप ये कैलकुलेशंस कर सकेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू the basics of stoichiometry, its history, its definition. History जो है इसकी वो एक जर्मन केमिस्ट बेंजामिन रिचर्ड से स्टार्ट होती है। इन 1792 he introduced the stoichiometry term and the use of balanced chemical equation in the calculations. The definition of stoichiometry is that it is the calculations of reactants and products in a chemical reactions. तो जब आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को केमिकल रिएक्शंस में देखते हैं तो ऑब्वियसली हम जब एज अ केमिस्ट कोई रिएक्शन लिखते हैं तो हम उसे केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं और केमिकल इक्वेशन अगर हमारे पास बैलेंस्ड होगी तो वहाँ से हम जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं वो कर सकते हैं। व्हाई इट मैटर्स, हमारे लिए ये कैलकुलेशंस क्यों ज़रूरी हैं? ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि हमारे पास क्यों हम ये कैलकुलेशंस करते हैं और हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो हमें ये मालूम हो जाता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे कितने कंज्यूम होंगे या उसके रिजल्ट के तौर पे प्रोडक्ट कितनी बनेगी। बट the exact amount, the accuracy is very important while we are doing measurements in chemistry, and you should also explore its answer और आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप लोगों ने इसके बारे में क्या फाइंड आउट किया। Now, the most important thing when we study stoichiometry is the concept of mole. आप सब लोग इस mole के concept से आप familiar हैं। Mole is basically the counting unit in chemistry. हम कहते हैं कि it is the unit for the quantity of matter. और हम इसको दो तरह से define करते हैं। एक तो हमारी यही definition है कि if we are having substance which contains Avogadro's number of particle in it, then it is 1 mole of that substance. Avogadro's number of particle is 6.02 10 raised to power 23, and we should remember it कि अगर हमारे पास कोई element है, like suppose we are having sodium, Na is its symbol, its atomic mass is 23. So it means that 23 grams, if we write it down in terms of grams, it becomes molar mass of sodium. It will contains Avogadro's number of particle in it, that is 6.02 10 raised to power 23. We write down Avogadro's number of particle in this form, capital N and capital A with it. So that is Avogadro's number. It means 6.02 10 raised to power 23. So sodium, the 23 gram of sodium contains 6.02 10 raised to power 23 atoms. जब आप एक एलिमेंट
के नंबर ऑफ मोल्स लेंगे तो पार्टिकल्स उसमें एटम्स होंगे। लेकिन अगर आप कोई कंपाउंड लेंगे तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे दे विल बी द मॉलिक्यूल्स। और अगर आप कोई आयनिक सब्सटेंस लेंगे तो उसमें फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं। तो उसके 1 मोल में जो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स होंगे, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो आप उनको फॉर्मूला यूनिट कहेंगे। मोलर मास, जब आप किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को, या किसी भी जो आयनिक सब्सटेंस है उसके फॉर्मूला यूनिट मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज इट्स मोलर मास। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 23 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ सोडियम, बिकॉज 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। और अगर आप इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इसका मोलर मास बन जाएगा। एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर वाटर की एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। वाटर इज अ कंपाउंड, और वाटर के एक मॉलिक्यूल का अगर हम मोलर मास निकालना चाहें तो मोलर मास एक मॉलिक्यूल का कैसे निकालते हैं, हम उनके एटॉमिक मासेस, जो जितने भी उसमें एटम्स होते हैं, जितने भी उसमें एलिमेंट्स होते हैं, उनके एटॉमिक मासेस को हम सम अप करते हैं, और जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको भी हम एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर हाइड्रोजन इन वाटर we can see that there are two hydrogen atoms and the atomic mass of hydrogen is 1, but it will be multiplied with this 2, and the 2 is the number of hydrogen atom present in one molecule of water. Similarly, the molar mass of oxygen is 16. So what we will do, we will add them up, 2 from hydrogen and 16 of oxygen, and we will get 18 gram per mole, which is the molar mass of water. In the same way, we can calculate the molar masses of different substances. Like if we are having sodium chloride, suppose NaCl, you know that sodium chloride is an ionic substance. The mass of sodium, atomic mass of sodium is 23, atomic mass of chlorine is atomic mass of chlorine is 35.5। इस केस में 23 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सोडियम का एक ही आयन मौजूद है, क्लोरीन का एक ही आयन मौजूद है। तो हमने इनको 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी इन द सेम 23 एंड 35.5, और हम इनको अगर ऐड अप करेंगे तो दैट विल बिकम 58.5 gram per mole, and this is the molar mass of sodium chloride। तो ये मेथड होता है मोलर मास को फाइंड आउट करने का। अब आप देख लें कि सोडियम का एटॉमिक मास मैंने 23 लिखा है, क्लोरीन का 35.5 लिखा है। तो ये मैसेज हमें मालूम कहाँ से होते हैं, विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल। जब आप केमिस्ट्री के साथ बहुत यूज टू हो जाते हैं तो आपको ये कुछ कॉमन एटॉमिक मैसेज वैसे भी याद हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा कंपाउंड आपके सामने आ जाए जहाँ पर आपको एटॉमिक मास याद ना हो तो आपको पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक मैसेज को लेना होता है। नाउ ग्राम्स टू मोल कन्वर्जन प्रॉब्लम हमारी पहली प्रॉब्लम है कि हम कैसे ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट करते हैं। वैसे जो पिछली हमारी स्लाइड थी उसमें मैंने सोडियम को ग्राम टू मोल कन्वर्जन आपको एक तरह से बता दी है, लेकिन सोडियम वाज एन एलिमेंट, उसका एक ही एटम था। यहाँ पर आपसे कहा है डिटरमिन द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम प्रेजेंट होगी। और फॉर योर convenience, the atomic masses of carbon and oxygen both are given. Now you can see that carbon का atomic mass 12 है, oxygen का atomic mass 15.99 है, उसको आप राउंड ऑफ करके 16 कर लेते हैं। तो what is the uh, formula of carbon dioxide, CO2? So calculate its molar mass। मोलर मास की कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, मोलर मास को मैं यहाँ लिख देती हूँ MR के साथ, रिलेटिव मोलर मास इसको बोला जाता है। कार्बन का एटॉमिक मास है जी
12 और CO2 में कार्बन का एक ही एटम मौजूद है, जबकि ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो 2 into 16 हो जाएगा. So it will come as 12 plus 32 and that is 44. Now this is molar mass and आप अभी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब आप मोलर मास लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का तो वो उसके 1 मोल का मास होता है और in case of carbon dioxide we have calculated it as 44 grams, so this is the mass in grams for 1 mole of carbon dioxide. यहाँ से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. इंट्रोडक्शन में मैंने ये ज़िक्र किया कि हमारे पास जब हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि equations should follow the law of conservation of mass. Law of conservation of mass is that universal law that says that matter can neither be created nor destroyed. तो अगर हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस नहीं होंगी, रिएक्टेंट की क्वांटिटी कुछ और है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कुछ और है, तो फिर हमें ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि बीच में से क्वांटिटी ऑफ मैटर कहाँ चला गया है और इसका मतलब ये होगा कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग. तो हमें हर हालत में जब हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं और वैसे भी जब हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो वी शुड राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है. अब यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है वाटर की, H2 plus O2 gives us H2O. अब आप ये देख रहे हैं, आपके सामने है कि इस रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं. ठीक है. लेकिन प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हैं लेकिन ऑक्सीजन के 1 एटम है. ये जो लिखा हुआ है ना, ये दिस 2 इज फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड ऑफ हाइड्रोजन. तो प्रोडक्ट साइड में वाटर में भी हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हैं. लेकिन ऑक्सीजन के केस में यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट में, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है. तो इट मीन्स दैट दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. दिस डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो वी शुड बैलेंस इट. और इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम सबसे किसी छोटे कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं अपने रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स को जहाँ पर भी हमारे पास इम्बैलेंस हो रहा होता है या जो जहाँ पर हम ऐड करके कम से कम चेंज लाए कम से कम चेंज के साथ हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकें. सो यहाँ पर 2 से अगर हम हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करें तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 4 हाइड्रोजन हो गए. ऑक्सीजन हमारे पास वही 2 रहे जो पहले भी थे अनबैलेंस स्टेट में, लेकिन वाटर के साथ भी हमने 2 लगा दिया है, कोएफिशिएंट 2. सो 2 लगाने से हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 4 हो गए प्रोडक्ट साइड में और ऑक्सीजन के 2 जैसे थे वो रहे. In the unbalanced case it was 1 in the product side, but in this case balanced chemical equation these are now 2. So हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है और हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साइड पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पे सेम हो गए. तो यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अब अगर हम कहें कि ये इक्वेशन बैलेंस करें तो दिस इज़ योर होम असाइनमेंट. आप इसे बैलेंस करें और कमेंट्स में लिखें कि हम कैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करके अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं. तो हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे. नाउ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हमारे पास हैं. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अभी भी हमने इस चीज़ का जिक्र किया है कोएफिशिएंट्स यूज़ करने का. अब ये कोएफिशिएंट्स जो हमारे पास किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से पहले लिखे होते हैं और अगर ये ना लिखे हों तो इसका मतलब होता है कि वी आर हैविंग 1. तो ये कोएफिशिएंट हमें मोलर रेशियोज भी बताते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोलर रेशियोज क्या हैं.
Basically, we can define stoichiometric coefficient as the numbers before an atom, ion or molecule in a chemical reaction. और आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया है. आप इस जो आपके पास एग्जाम्पल यहाँ पे शो की है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोएफिशिएंट्स क्या हैं. ये रिएक्शन है प्रोपेन का ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है. तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर प्रोपेन के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन्स वन प्रोपेन मोल रिएक्ट्स विद 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ शुरू में 5 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स दीज आर 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन and they react together and they produce 3 moles of carbon dioxide and 4 moles of water. So from these coefficients you can find out the molar ratios that are present among the reactants and the products. यानी यहाँ आप ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर प्रोपेन का 1 मोल है और वो कम्प्लीटली बर्न हो रहा है, तो उसको कंप्लीट बर्निंग के लिए 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होंगे. और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ और कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि जो इक्वेशन है हमारे पास, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अगर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होती तो फिर ये बात नहीं कही जा सकती थी. सो with the help of stoichiometric coefficients we can write down the molar ratios. Then what happened, अगर हम यही अपनी इक्वेशन लें जो अभी हमने देखी थी और इसमें हम 1 मोल ऑफ प्रोपेन की बजाय 2 मोल्स ऑफ प्रोपेन कर दें, तो हमारे पास क्या यही सिचुएशन रहेगी? ये इक्वेशन है हमारे पास. और अगर हम कहें कि हम 1 मोल की बजाय 2 मोल्स हम ले लें प्रोपेन के, तो अगेन नाउ यू कैन सी दैट अगर हम ये चीज़ एज्यूम करते हैं कि वी आर हैविंग 2 मोल्स ऑफ प्रोपेन, तो फिर ये इक्वेशन अब बैलेंस नहीं है. वी हैव टू बैलेंस इट. सो फॉर 1 मोल वी रिक्वायर्ड 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. यानी हम ये लिख सकते हैं कि प्रोपेन कि 1 मोल के लिए ऑक्सीजन की रेशो 5 थी. तो हम सिंपली इसको डबल कर देते हैं. इसका मतलब है फॉर 2 मोल्स ऑफ प्रोपेन वी विल रिक्वायर 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. Similarly, for 1 mole of propane, 3 moles of carbon dioxide were produced and 4 moles of हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस. तो हम इनको भी डबल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रोपेन की क्वांटिटी डबल हुई है. तो 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड एंड 8 moles of water will be produced. So if we change the coefficient, the number of coefficient, the molar ratios will be changed as well. So now our next topic is mole to mole conversion. हम कैसे अगर हमारे पास किसी एक सब्सटेंस का मोल दिया हुआ है और हमसे पूछा जाए कि किसी दूसरे सब्सटेंस का कितना मोल कंज्यूम हुआ है या कितना वो बनेगा, तो हम इन मोलर रेशियोज की हेल्प से ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं. अब हम आ गए हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के. सो हियर दिस इज द सैंपल प्रॉब्लम. नाउ इन दिस इक्वेशन वी आर हैविंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. This is the balanced chemical equation. 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia according to this balanced chemical equation. अब ये balanced chemical equation हमें ये बता रही है, ठीक है, कि हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रेशो 1:3 है और नाइट्रोजन और अमोनिया की रेशो 1:2 है. हाइड्रोजन और अमोनिया की रेशो 3:2 है. So question है, when 2 moles of nitrogen react with sufficient hydrogen, how many moles of ammonia will be produced? मैं ज़रा इसको थोड़ा सा आपको चेंज करके बताती हूँ कि अब जब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है, हमें ये कहा गया कि हमारे पास 2 मोल्स हैं नाइट्रोजन के जो कि हाइड्रोजन की सफिशिएंट क्वांटिटी के साथ रिएक्ट करें, तो कहते हैं कि अमोनिया की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी. सो नाउ आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है.
क्वेश्चन में आपको नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स दे दिए हैं और अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रोड्यूस होंगे ये पूछा है। हाइड्रोजन की कोई क्वांटिटी नहीं थी। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है होता है कि आपके पास आपने किन मोलर रेशियोज को लेकर चलना है। यानी अब आपको तीनों मोलर रेशियोज की ज़रूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको सिर्फ दो रेशियोज की ज़रूरत है, नाइट्रोजन और अमोनिया की रेशियो। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये रेशियो क्या है? फॉर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन यू आर हैविंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। और फिर क्वेश्चन में आ गया कि अगर आपके पास नाइट्रोजन के 2 मोल्स हों तो अमोनिया के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो अब इसका तरीका क्या है? आप मोलर रेशियोज को लिख लें अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन मेथड कि आपके पास अमोनिया की कितनी क्वांटिटी बनेगी नाइट्रोजन की अगर आपके पास एक खास क्वांटिटी मौजूद हो। अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर 2 मोल्स ऑफ ammonia 1 mole of nitrogen was required. So according to this question, if we are having 2 moles of nitrogen, आप इसी प्रोपोर्शन वाले उसको यूज करते हुए मोलर रेशियोज के साथ आपने इस इक्वेशन को सेटअप किया। 2 moles of ammonia by 1 mole of nitrogen is equal to x mole of ammonia, जो कि अभी आपने कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 2 moles of नाइट्रोजन जो कि आपको डाटा में दिया हुआ था। यानी अब आपने दोनों रेशियोज को इक्वेट किया है, जो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में थी और जो डाटा में थी। जो क्वांटिटी अननोन है आप उसे एक्स कह देंगे, जो नोन है आपने उसको लिख लिया। तो अब आप एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो इस 2 को आप इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएं। 2 into 2 will be 4. So it means that 4 moles of ammonia will be produced. आप इसको यहाँ पे मोलर रेशियोज के साथ इसको कैलकुलेट अभी हमने किया है, और हम इसको वर्ड्स के साथ भी लिख सकते हैं और आंसर हमारा सेम ही आएगा, और उसमें भी बेसिकली मोलर रेशियोज ही हम सेटअप कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे हम ये वाली बात कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 mole of nitrogen produces 2 moles of ammonia. So if we are having 2 moles of nitrogen, so how many moles of ammonia will be produced? So this is 2 into 2 divided by 1 हो जाएगा, तो that is 4. 4 moles of ammonia. तो यहाँ से भी आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। So this is the example of mole to mole conversion. In our next lecture, we will study, inshallah, about the other conversions, how we convert mole into mass and mass into mole, and how can we also calculate the number of particles with the help of these stoichiometric calculations. Stoichiometric calculations एक बहुत इसमें वास्ट आप कह सकते हैं टॉपिक है। हम इसके ज़रिए वॉल्यूम्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट के साथ हम डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एवोगैड्रोस नंबर को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट फॉर टुडे दिस इज़ आवर लेक्चर। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में बाकी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे।